नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 20 अप्रैल, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। तेज धूप और लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया निर्देश। बिहार में आज से शुरू होगी गेहूं की सरकारी खरीद। 4 साल के स्नातक में ऐसे होंगे कोर्स स्ट्रक्चर। सुखाड़ और बाढ़ को लेकर सीएम नीतीश ने की हाई लेवल बैठक। आईपीएल 2023 पंजाब के सामने बेंगलुरु, केकेआर के सामने होगी दिल्ली की परीक्षा। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अब इस दिन तक करें सीआरपीएफ के 9,712 पदों के लिए आवेदन। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के द्वारा कांस्टेबल, टेक्निकल और ट्रेड्समैन के कुल 9,712 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके लिए आवेदन करने की तारीख 25 अप्रैल तक निर्धारित की गई थी। लेकिन अब इसकी तारीख को बढ़ाकर 2 मई तक कर दिया गया है, यानी कि इच्छुक उम्मीदवार अब 2 मई तक आधिकारिक भर्ती पोर्टल rect.crpf.gov.in पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक यानी कि 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना और रिक्तियों से संबंधित ट्रेड में आईटीआई या संबंधित क्षेत्र की समझ होनी अनिवार्य है। तेज धूप और लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया निर्देश। बिहार में लगातार मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। वहीं इस बदलते मौसम को लेकर लू और गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग की ओर से राज्य में बढ़ रही गर्मी और लू के साथ गर्म हवा से होने वाले दुष्प्रभावों को लेकर सभी जिले के स्वास्थ्य विभाग को एहतियात बरतने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक दवा आदि की उपलब्धता निश्चित करने के लिए भी विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के सचिव के सेंथिल द्वारा सभी सिविल सर्जन को तैयार रखने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही हीट स्ट्रोक को लेकर तैयारी करने का निर्देश भी दिया गया है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे रतन राजपूत के बारे में। रतन राजपूत का जन्म आज ही के दिन 1987 को हुआ था। यह एक भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री और ब्लॉगर है, जिन्हें जी टीवी पर अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो में लाली के किरदार के लिए जाना जाता है। बाद में उन्होंने महाभारत में अम्बा और संतोषी माँ में संतोषी की भूमिका निभाई। रतन ने 2006 में रावण के साथ अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत की। रतन राजपूत ने 2013 में रतन ने एक रियलिटी शो बिग बॉस 7 में भाग लिया और 28वें दिन बाहर हो गई। 2020 में लॉकडाउन के बाद रतन राजपूत ने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, जहां वह अपनी यात्रा की कहानी साझा करती है। रतन राजपूत लॉकडाउन वीडियो ने इंटरनेट पर धूम मचा दी और वह वीडियो प्रमुख समाचार पोर्टल द्वारा कवर किया गया। रतन राजपूत अपने शो अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो के लिए 2009 में जी रिश्ते अवार्ड्स, इंडियन टेली अवार्ड्स, इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स और 2010 में गोल्ड अवार्ड से सम्मानित की जा चुकी हैं। बिहार में आज से शुरू होगी गेहूं की सरकारी खरीद। बिहार में गेहूं की सरकारी खरीद की शुरुआत वर्ष 2023-24 के लिए आज से यानी कि 20 अप्रैल से शुरू होने वाली है, जो कि 31 मई तक चलेगी। बता दें कि इस वर्ष यानी कि 2023 से 24 के लिए सरकार की ओर से 10 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य रखा गया है। वहीं सरकार की ओर से गेहूं का समर्थन मूल्य 2,125 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। मालूम हो कि अगर हम पिछले वर्ष यानी कि 2022 से 23 में गेहूं के समर्थन मूल्य की बात करें तो उस दौरान समर्थन मूल्य 2,115 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था। इस तरह पिछले साल की तुलना में इस साल गेहूं के समर्थन मूल्य में सरकार की ओर से 10 रुपए का इजाफा किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, गेहूं खरीदने के 48 घंटे के अंदर किसानों को पीएफएमएस के माध्यम से पैसे दिए जाएंगे। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड 2023 के लिए आवेदन आज से। अगर आप भी 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड करने के इच्छुक हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड 2023 के लिए आज से आवेदन की शुरुआत हो जाएगी, जो कि 12 मई तक चालू रहेगी। बता दें कि इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है, यानी कि इच्छुक उम्मीदवार 20 अप्रैल यानी कि आज से 12 मई तक जारी किए गए इस आधिकारिक वेबसाइट बिहार CET-INT-BED पर जाकर ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही अभ्यर्थियों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 9431041694 भी जारी किया गया है, जिस पर अभ्यर्थी कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप विलंब शुल्क के साथ 13 से 18 मई तक आवेदन में हुई किसी प्रकार की त्रुटि में सुधार करवा सकते हैं। वहीं एडमिट कार्ड 22 मई को जारी की जाएगी और इसकी परीक्षा 27 मई को आयोजित की जाएगी। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे बिंबिसार कारागार के बारे में।
बिंबिसार कारागार राजगीर का एक ऐतिहासिक स्थल है। यह जगह राजगीर की पहाड़ियों में स्थित है। यह स्थान उस दुर्भाग्यपूर्ण पिता को स्मरण दिलाता है जिसे अपने पुत्र के हाथों कारावास में बंद कर दिया गया था। अपने बेटे अजातशत्रु द्वारा अपने पिता राजा बिंबिसार को सिंहासन कब्जा करने हेतु कारागार में डाला गया था। इस जेल का स्थान स्वयं राजा बिंबिसार द्वारा चयन किया गया था, क्योंकि वह चाहते थे कि गिद्धकूट पर्वत पर भगवान बुद्ध को चढ़ते हुए उनका दर्शन व आमरण करते रहे। यह कारावास एक ऐतिहासिक स्थल है। बिंबिसार कारागार बिहार राज्य के समृद्ध अतीत का प्रमाण है। यहाँ पर आपको कारागार के अवशेष देखने के लिए मिलते हैं। यह जगह खूबसूरत है और चारों तरफ से जंगल से घिरी हुई है। आप यहाँ पर आकर घूम सकते हैं। 4 साल के स्नातक में ऐसे होंगे कोर्स स्ट्रक्चर। 2023-24 से बिहार के सभी पारंपरिक विश्वविद्यालयों में स्नातक की डिग्री 4 साल की कर दी गई है। वहीं अब इसके लिए कोर्स स्ट्रक्चर भी तैयार कर लिया गया है। बता दें कि इस कोर्स स्ट्रक्चर के तहत 4 साल के स्नातक डिग्री में 7 तरह के कोर्स प्रस्तावित किए गए हैं और इसके सभी 8 सेमेस्टर में कुल क्रेडिट अंक 160 से 180 के बीच संभावित रखे गए हैं। हालांकि इसको लेकर अभी तक औपचारिक तौर पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यह निर्णय लिया जा सके इसके लिए 25 अप्रैल को गठित समिति के द्वारा अगली बैठक की जाएगी, जिसमें ऐसी उम्मीद की जा रही है कि कोर्स स्ट्रक्चर को हरी झंडी मिल जाएगी। इसके लिए काफी हद तक ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस तरह के कोर्स के स्ट्रक्चर होने की उम्मीद की जा रही है उनमें मेजर या कोर सब्जेक्ट मसलन गणित, भूगोल और विज्ञान आदि, माइनर या जेनरिक कोर्स या वैकल्पिक कोर्स, योग्यता संवर्धन करने वाले कोर्स, कौशल बढ़ाने वाले कोर्स, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, वैल्यू एडेड कोर्स और वोकेशनल कोर्स हो सकते हैं। मनीष कश्यप की 15 दिनों के लिए बढ़ी रिमांड। तमिलनाडु फेक वीडियो मामले में दोषी पाए गए मनीष कश्यप को अब भी कोर्ट से राहत नहीं मिली है। बता दें कोर्ट के द्वारा मनीष कश्यप के रिमांड को 15 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। मालूम हो कि मनीष कश्यप के वकील के द्वारा कोर्ट से मांग की गई थी कि मनीष कश्यप के खिलाफ चल रहे अलग अलग राज्यों में मुकदमों को क्लब कर दिया जाए, लेकिन कोर्ट के द्वारा राहत देने से इनकार करते हुए कहा गया कि किसी कठोर कार्रवाई से फिलहाल राहत के लिए निर्देश नहीं दिए जा सकते। इसके साथ ही कोर्ट के द्वारा केंद्र, बिहार और तमिलनाडु सरकार को नोटिस भी भेजा गया है। बता दें कि मनीष कश्यप के मामले पर कोर्ट के द्वारा अगली सुनवाई 21 अप्रैल को की जाएगी। बिहार में 44 डिग्री का टॉर्चर। बिहार में अप्रैल के महीने में गर्मी ने ऐसा रंग दिखाया कि तापमान दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए पटना, गया, औरंगाबाद समेत बिहार के कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन चिलचिलाती गर्मी के सितम के बीच गर्म हवाएं परेशान कर सकती हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 20 अप्रैल तक पारा 45 डिग्री के ऊपर पहुंचने की संभावना व्यक्त की गई है। हालांकि संभावना यह भी जताई गई है कि 20 अप्रैल के बाद तापमान में गिरावट आ सकती है और लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन उससे पहले 20 अप्रैल तक गर्म हवा बढ़ेगी। बिहार की बेटी ने नेशनल कराटे चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। बिहार की बेटियां किसी से कम नहीं है, यह तो कई बार बेटियों के द्वारा जाहिर किया जा चुका है। वहीं अब एक बार फिर इस बात को बिहार की सिमुलतला की रहने वाली जूही ने सच कर दिखाया है। दरअसल जूही के द्वारा दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित नेशनल कराटे चैंपियनशिप में अपने अंडर 14 कैटेगरी में राजस्थान की ओर से खेलते हुए कांता वर्ग और कुमेते वर्ग में प्रतिद्वंदियों को मात देकर अपने नाम गोल्ड और सिल्वर मेडल किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस प्रतियोगिता में करीब 20 राज्यों से 2000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें से एक जूही भी शामिल थी। मालूम हो कि इससे पहले भी जूही के द्वारा राजस्थान स्टेट लेवल और छत्तीसगढ़ स्टेट लेवल में कांस्य पदक अपने नाम कर चुकी हैं। वहीं जूही की इस उपलब्धि पर जमुई पुलिस कप्तान शौर्य सुमन, जमुई विधायक श्रेयसी सिंह समेत कई लोगों के द्वारा सम्मानित किया गया है और बधाई दी गई है। राज्य के 465 मध्य विद्यालयों के 2-2 वर्ग बनेंगे स्मार्ट। बहुत जल्द ही राज्य के 465 मध्य विद्यालयों के 2-2 कक्षाओं को स्मार्ट क्लासरूम में तब्दील कर दिया जाएगा। बता दें कि इसके लिए जो योजना बनाई गई थी उसको शिक्षा विभाग की ओर से हरी झंडी दिखा दी गई है। मालूम हो कि अब राज्य के इन 465 मध्य विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम बनाने का कार्य 2 से 3 महीने के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि जिन कक्षाओं में स्मार्ट क्लास रूम की व्यवस्था की जाएगी उस कक्षा का चयन स्थानीय स्तर पर जरूरतों के अनुसार किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से संबंधित अधिकारियों को इसकी कार्य योजना बनाकर उसे अमल में लाने का निर्देश भी दिया जा चुका है। मालूम हो कि इससे पहले सरकार की ओर से राज्य के 2274 मध्य विद्यालयों के 2-2 कक्षाओं को स्मार्ट क्लासरूम में तब्दील किया जा चुका है। सुखाड़ और बाढ़ को लेकर सीएम नीतीश ने की हाई लेवल बैठक।
बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अपने एक अने मार्ग स्थित लोक संवाद में एक समीक्षा बैठक की गई। बता दें कि यह बैठक राज्य में सुखाड़ और बाढ़ से होने वाले आपदाओं को लेकर पहले से की जाने वाली तैयारियों को जानने के लिए आयोजित किया गया था। इस दौरान सीएम नीतीश ने निर्देश देते हुए कहा कि मानसून के आगमन से पहले सभी तैयारियों को समय से पूरा कर लिया जाए। जिन भी जिलों में बाढ़ आश्रय स्थल का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है उसे जल्द पूरा किया जाए। बाढ़ की स्थिति में पिछले वर्षों की भांति ही इस वर्ष भी सामुदायिक रसोई का संचालन बेहतर ढंग से किया जाए। इसके साथ ही बाढ़ के खतरों को कम किया जा सके, इसके लिए नदियों की गाद की उड़ाही एवं सिल्ट हटाने को लेकर तेजी से कार्य करे। वृक्षारोपण के कार्य को भी और बढ़ा दिया जाए। नगर विकास एवं आवास विभाग नगर निकायों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को जल्द से जल्द प्रशिक्षण करा दे ताकि उन्हें सभी दायित्वों की जानकारी हो और बेहतर समन्वय स्थापित हो सके। इसके साथ उन्होंने कहा कि इस वर्ष गर्मी ज्यादा है, इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए सभी तैयारियों को पूरा करके रखें और लोगों को सचेत करें। दरभंगा एयरपोर्ट के उड़ान योजना पर मंत्री संजय झा ने उठाए सवाल। बिहार में हवाई सफर में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। ऐसे में दरभंगा से दिल्ली और मुंबई के किराए में और भी बढ़ोतरी हो रही है। इसी को लेकर बीते दिन बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा के द्वारा उड़ान योजना का विरोध करते हुए सवाल उठाया गया है। उन्होंने कहा कि जब उड़ान स्कीम के तहत शुरू किए गए दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु की उड़ानों के लिए बिहार सरकार ATF यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल पर सिर्फ 1% की टैक्स लेती है और 99% के टैक्स पर छूट दे दी गई है। इसके बावजूद भी दरभंगा एयरपोर्ट से आने जाने का किराया इतना ज्यादा क्यों है? उन्होंने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट की तुलना में पटना और गया एयरपोर्ट के लिए टैक्स में कोई छूट नहीं दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी दरभंगा एयरपोर्ट की तुलना में यहाँ के आने जाने का किराया कम है। इसलिए मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों से अनुरोध करता हूँ कि दरभंगा एयरपोर्ट के हवाई किरायों पर पुनर्विचार करें और यात्रियों को राहत दें। राजनीति में आने को लेकर खेसारी लाल यादव ने दिया ये जवाब। पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें चल रही थी कि भोजपुरी के सुपरस्टार और हिट मशीन के नाम से पहचाने जाने वाले एक्टर खेसारी लाल यादव भी रवि किशन, निरहुआ और मनोज तिवारी की तरह राजनीति में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब इन खबरों को लेकर खुद खेसारी लाल यादव के द्वारा सब कुछ स्पष्ट कर दिया गया है। दरअसल बीते दिन खेसारी लाल यादव एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बिहार की राजधानी पटना पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए अपनी राजनीति में आने को लेकर कहा गया कि अगर हर कोई राजनीति ही करेगा तो फिर हीरो कौन रहेगा। उन्होंने कहा कि उन्हें हीरो ही रहने दिया जाए। राजनीति को बड़े भाई लोग संभाल रहे हैं, यह कम थोड़े ही हैं। उन्होंने कहा कि अगर एक परिवार से हर आदमी एक ही काम करेगा तो बाकी के जो सारे काम बचे हैं वह कौन करेगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आज वह लोगों के दिलों में है, लोगों के लिए हीरो है। जिंदगी में हर काम हर आदमी नहीं कर सकता। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आज करेंगे नैक मूल्यांकन की तैयारी की समीक्षा। आज यानी कि 20 अप्रैल को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के द्वारा नैक मूल्यांकन की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। इस दौरान अपर मुख्य सचिव के साथ बिहार राज्य उच्च शिक्षा परिषद के शिक्षा सलाहकार प्रोफेसर NK अग्रवाल भी उनके साथ मौजूद होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह समीक्षा सेंट्रल लाइब्रेरी स्थित सीनेट हॉल में सुबह 10:30 बजे की जाएगी, जिसमें सभी अंगीभूत संबंध व BEd कॉलेजों के प्राचार्य अपने साथ नैक मूल्यांकन को लेकर चल रही तैयारियों की वर्तमान स्थिति से संबंधित रिपोर्ट लेकर शामिल होने के लिए 10 बजे तक सीनेट हॉल पहुंच जाएंगे। इसके लिए उन्हें पत्र भेज दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2023-24 के प्रस्तावित बजट में विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा नैक मूल्यांकन की तैयारियों पर 11 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। केदारनाथ धाम यात्रा पर जाने से पहले जान ले दर्शन के यह नियम। अगर आप भी केदारनाथ धाम की तीर्थ यात्रा पर जाने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि इस बार केदारनाथ धाम यात्रा पर जाने की शुरुआत 25 अप्रैल से हो रही है। मालूम हो कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा तय की गई सीमा के अनुसार इस बार अधिकतम 13,000 भक्त भगवान केदारनाथ के दर्शन कर पाएंगे। बता दें कि रुद्रप्रयाग के DM मयूर दीक्षित के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस बार तीर्थ यात्रियों के लिए टोकन प्रणाली की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही यात्रियों की स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए यात्रा के रूट पर 22 डॉक्टरों और 22 पैरामेडिकल्स को तैनात किया जाएगा और साथ ही रूट में 12 मेडिकल कैंप भी लगाए जाएंगे। इस दौरान हर वक्त 6 एम्बुलेंस की तैनाती रहेगी। इसके साथ ही 3 एम्बुलेंस को रिजर्व में रखा जाएगा। इसके अलावा रूट को स्वच्छ बनाए रखने की जिम्मेदारी सुलभ इंटरनेशनल को दी गई है और मंदिर परिसर को साफ रखने की जिम्मेदारी केदारनाथ पंचायत को दी गई है। प्लास्टिक और पानी की बोतलों के लिए QR कोड सिस्टम लागू किया जाएगा। इसके साथ ही इस बार यात्रियों को यात्रा के दौरान और भी कई सुविधाएं मिलने वाली है। कांग्रेस के स्टार कैंपेनर बने कन्हैया कुमार। आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर बीते दिन बुधवार को कांग्रेस के द्वारा अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है। बता दें कि जारी की गई इस सूची में JNU के पूर्व छात्र नेता और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के नाम भी शामिल है। यानी कि अब कन्हैया कुमार को कांग्रेस की ओर से अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें, कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची में कुल 40 नेताओं के नाम को शामिल किया है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सीएम अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सुखविंदर सिंह सुक्खू, मोहम्मद अजहरुद्दीन, इमरान प्रतापगढ़ी समेत कई नेताओं के नाम शामिल है, जिसमें एक नाम कन्हैया कुमार का भी शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कन्हैया कुमार उस दौरान खास चर्चा में आए थे जब जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने के कथित आरोपों में कन्हैया का नाम आया था। बीजेपी से जेडीयू ने मांगे इन सवालों के जवाब। बीते दिन जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के द्वारा पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला। बता दें कि इस दौरान नीरज कुमार के द्वारा बीजेपी से कई सवाल भी पूछे गए। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि क्या यह सही नहीं है कि सीएम नीतीश की शराबबंदी की तारीफ प्रधानमंत्री मोदी ने भी की थी। क्या शराबबंदी कानून को लेकर नरेंद्र मोदी को उनकी ही पार्टी यानी कि बीजेपी के नेता अंगूठा दिखा रहे हैं। जब बीजेपी सत्ता में थी तो इनके कितने नेता घटना होने पर घटनास्थल पर गए थे। गुजरात में जहरीली शराब से मौत होने पर मुआवजा क्यों नहीं दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने सीएम योगी पर हमला बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में शराब से जो मौत हुई उस पर सरकार ने क्या किया। उन्होंने कहा कि आप हमें बस ये बताइए कितने हिंदू हैं जो शराब पीकर मरे और उन्हें मुआवजा दिया गया। आप सभी मुस्लिम को ही छोड़ तो दीजिए, क्योंकि आप हिंदुओं के ठेकेदार बने हुए हैं। भारत के नंबर 1 बनने पर विरोध में भाजपा के गिरिराज। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के द्वारा चीन को पीछे छोड़ते हुए 142.86 करोड़ जनसंख्या के साथ देश में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। वहीं भारत की आबादी के मामले में नंबर 1 पर आने को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा तंज कसा गया है। उन्होंने ट्वीट पर लिखा है कि और आज हम नंबर 1 हो गए हैं। आज की सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या विस्फोट है। इससे सामाजिक समरसता ही नहीं, अन्न जल की कमी का भी असीमित दबाव भारत पर हो रहा है। दरअसल गिरिराज सिंह के द्वारा हमेशा जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग करती रही गई है, लेकिन आज जब भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है तो गिरिराज के द्वारा तंज कसा गया। आईपीएल 2023 पंजाब के सामने बेंगलुरु, केकेआर के सामने होगी दिल्ली की परीक्षा। आज आईपीएल के 2 मुकाबले खेले जाएंगे। शाम 3:30 बजे से मोहाली में पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मुकाबला खेला जाएगा, जबकि शाम 7:30 बजे से दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। पहले मुकाबले की बात करें तो आरसीबी जीत की पटरी पर लौटने के इरादे से उतरेगी। वहीं पंजाब पिछला मुकाबला जीतने के बाद आत्मविश्वास से भरी हुई होगी। पंजाब को होम कंडीशन का एडवांटेज भी रहेगा। पंजाब की टीम ने अपने पिछले मैच में लखनऊ को हराया है, जबकि आरसीबी चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों हार कर आ रही है, लेकिन आरसीबी की टीम फॉर्म में है, इसलिए एक बेहद ही दिलचस्प मुकाबले की पूरी उम्मीद है। आज के दूसरे मुकाबले की बात करें तो दिल्ली की टीम अभी भी अपनी पहली जीत तलाश रही है। अभी तक 5 में से एक भी मैच में दिल्ली ने जीत का स्वाद नहीं चखा है। दूसरी तरफ केकेआर की टीम भी अपने दोनों मुकाबले हार कर आ रही है और वो इस मुकाबले को जीतकर जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। जहांगीर शाह 1712 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। भारत ने 1971 में अपना पहला टेस्ट क्रिकेट मैच जीता। श्री कुमार गुजराल 1997 में भारत के 12वें प्रधानमंत्री बने। भारत ने 2006 में अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा ताजिकिस्तान में स्थापित करने की घोषणा की। महाराष्ट्र भाजपा के नेता व राष्ट्रीय महासचिव गोपीनाथ मुंडे ने 2008 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV ने 2011 में 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया। अमेरिकी मीडिया ने 2012 में भारत के अग्नि 5 मिसाइल के सफल परीक्षण पर कहा कि इससे भारत को उसके पड़ोसी देश चीन के बराबर में खड़ा कर दिया है। प्रसिद्ध भजन गायिका जुथिका रॉय का जन्म 1920 में हुआ। 1947 में भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार गौरी शंकर हीरा चंद ओझा का निधन हुआ। 1960 में भारत के प्रसिद्ध बांसुरी वादक पन्नालाल घोष का निधन हुआ। आज के दिन को डॉक्टर हैनीमैन जन्म दिवस, जो कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जन्मदाता है, के रूप में मनाया जाता है। वर्गखंड में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री स्मार्टफोन योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री स्मार्टफोन योजना के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सरकारी ब्लॉग नामक यूट्यूब चैनल के एक वीडियो में यह दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री स्मार्टफोन योजना 2023 के तहत केंद्र सरकार सभी को फ्री में स्मार्टफोन उपलब्ध करवा रही है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह वीडियो फर्जी है, यह धोखाधड़ी का प्रयास है, कृपया सावधान रहें। व्हाट्सएप में जल्द मिल सकता है एनिमेटेड इमोजी फीचर।
WA बीटा इन्फो के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पॉपुलर मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप अपने एनिमेटेड इमोजी फीचर पर काम कर रहा है। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप इस नए फीचर के लिए लॉटी लाइब्रेरी के साथ काम कर रहा है। व्हाट्सएप के इस नए फीचर की टेस्टिंग फिलहाल बीटा वर्जन पर हो रही है। हालांकि रिपोर्ट से इस बात की जानकारी नहीं मिली है कि व्हाट्सएप बीटा के किस वर्जन पर इस फीचर की टेस्टिंग चला रही है। WA बीटा इन्फो के मुताबिक यह फीचर डेस्कटॉप ऐप पर टेस्ट हो रहा है और जल्द ही इसे आम यूजर्स के लिए जारी किया जाएगा। इसका अपडेट डेस्कटॉप के बाद iOS और एंड्रॉइड के लिए भी आएगा। भारत बना दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश। भारत के द्वारा अब चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे आबादी वाला देश बन गया है। बता दें कि आबादी का यह आंकड़ा संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों के मुताबिक सामने आया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से दिए गए आंकड़ों के अनुसार भारत की आबादी अब 142.86 करोड़ पहुंच गई है, जबकि चीन की आबादी अभी 142.57 करोड़ है। यानी कि वर्तमान में भारत की आबादी चीन की आबादी की तुलना में 29 लाख अधिक है। मालूम हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से पिछले साल यह अनुमान लगाया गया था कि अगले साल तक भारत की आबादी इतनी बढ़ जाएगी कि वह चीन की आबादी को भी पीछे छोड़ देगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस संबंध में बीते दिन NFPA की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 को जारी की है। इस रिपोर्ट का नाम 8 बिलियन लाइफ्स इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज द केस फॉर राइट्स एंड चॉइस है। यह आंकड़े डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स की श्रेणी में दिए गए हैं। साल का पहला सूर्य ग्रहण आज यानी कि 20 अप्रैल को साल का पहला सूर्य ग्रहण है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वर्ष 3 सूर्य ग्रहण और 3 चंद्र ग्रहण लगने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला ग्रहण वैशाख कृष्ण अमावस्या को मेष राशि में खगराज सूर्य ग्रहण लग रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज लगने वाले इस सूर्य ग्रहण का समय ज्योतिषियों के अनुसार प्रातः 7:05 बजे से शुरू होगा, जो कि दोपहर 12:29 बजे तक जारी रहेगा। यानी कि इस सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 5 घंटे 24 मिनट तक रहेगी। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, जिस वजह से भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा। मालूम हो कि सूतक काल के दौरान ज्योतिषियों के अनुसार किसी भी प्रकार के शुभ कृत्य वर्जित रहते हैं। बता दें कि इसके बाद इस वर्ष का दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को होगा। आज लगने वाला यह सूर्य ग्रहण कंकणाकृति सूर्य ग्रहण होगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है बिट्टू कुमार राज, मलन कुमार, मुट्टू रंगीला, सोनू कुमार, अजय शर्मा, रंजीत मिश्रा, रवि कुमार राम, मोहम्मद तौसीफ रेजा, पंकज कुमार दास, वेद प्रकाश सिंह, नुन्नू गोलू कुमार, सुदामा कुमार चौहान, अनवर करीम खान, पंकज कुमार, राजीव कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने के लिए सरकार को क्या क्या कदम उठाने चाहिए? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।